मेरे 2023-24 के भावी पुलिस के नौजवानों, मैं जैब एटा एडवांस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम आप सभी लोगों के समक्ष एक सटीक रणनीति को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें इस बात पर चर्चा की जाएगी कि आपको विधिवत रूप से YouTube पर पुलिस के लिए, खास करके जो आने वाली वैकेंसी है हमारी पुलिस की, उसके लिए लेक्चर प्रोवाइड कराया जाए। उस संबंध में हमें थोड़ी चर्चा करनी है। इसके लिए हम देखते हैं कि आपको कोशिश करेंगे कि आपको विधिवत रूप से लेक्चर प्रोवाइड कराया जाए। और ऐसा नहीं है कि वो कभी गैप भी हो सकता है, आप हम बात करें, आप लोगों को भी हमारे साथ अच्छे से मेहनत करनी होगी। कुछ हम अपने अनुभव आपको शेयर करेंगे और देखेंगे दोनों लोग मिलकर कि इस पुलिस के एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया जाए, कैसे वर्दी हम अपने कंधों पर लगा पाए। देखो, आज हम अगर बात करें तो पुलिस के लिए हम सबसे पहले आपको अपने ऑफलाइन बैच के बारे में बता दें कि ऑफलाइन में हमारे 3 बैच आ रहे हैं, जिसमें से मॉर्निंग में रहता है हमारा 7 से 10 बजे तक। ये हमारा पीसीएस आरओ एआरओ के लिए अभी रनिंग में चल रहा है। उसके बाद 9 बजे से 12 बजे तक ये पुलिस का ऑफलाइन चल रहा है, और 3 बजे से शाम को 6 बजे तक ये भी हमारा पुलिस के लिए एक ऑफलाइन बैच चल रहे हैं। उसके बाद आज जो हम आपको लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे वो पॉलिटी का होगा, जो बिल्कुल जीरो से होगा। हमारा लेक्चर बस थोड़ा फैक्टों के साथ साथ डीपली भी हो जाएगा, थ्योरेटिकल भी हो जाएगा, तो आप लोगों को उससे घबराना नहीं है। और हमारे साथ आप लोगों को इस वर्दी को लेने के लिए सच्ची लगन से मेहनत करनी है, और जिसमें हम आज भारतीय संविधान का बिल्कुल शुरू से विकास के बारे में बात करेंगे। किस तरह से हमारे भारतीय संविधान का विकास हुआ है, कौन कौन सी वो परिस्थितियां रही हैं जब हमारे भारतीय संविधान का विकास हुआ, जिसमें से देखेंगे तो भारतीय संविधान के विकास की अगर हम बात करें तो विकास, और इसके ढांचे की बात करें, ढांचा कौन से चरणों में बना है? 2 चरणों में बना है। वो 2 चरण कौन कौन से हैं? 1773 से 1858 तक का रहा है पहला चरण, जो ब्रिटिश कंपनी, सॉरी ये कंपनी के अधीन, कंपनी के अधीन है। और 1858 से 1947 तक ये हमारा ब्रिटिश क्राउन के अधीन है। ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारतीय संविधान का जो विकास हुआ है वो 2 रूपों में हुआ है। 1773 से 1858 के अधीन हुआ है, किस समय में हुआ है? वो कंपनी के अधीन में हुआ है। और 1858 से 1947 तक का जो विकास हुआ है वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन हुआ है। आज हम थोड़ी बात बताएं कि ये कंपनी क्या है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर ले रहे हैं। देखो, लगभग 1599 में ब्रिटिश में इंग्लैंड में एक कंपनी बनाई गई, जो 1600 में ब्रिटेन की उस समय महारानी थी, वो थी एलिजाबेथ प्रथम। इनके पास ये इसी कंपनी के
लगभग में 217 सदस्य, 217 सदस्य एक आदेश लेके पहुंचे एलिजाबेथ के पास, आदेश लेके पहुंचे और बोले कि मुझे पूर्वी राष्ट्रों के साथ व्यापार की अनुमति प्राप्त करनी है। तो महारानी ने इनको अनुमति दे दी और अनुमति देने के बाद कुछ शर्तें रखी। उन शर्तों में पहली शर्त ये है कि आपका उद्देश्य पूर्वी राष्ट्रों में सिर्फ और सिर्फ किसका होना चाहिए, व्यापार का होना चाहिए। पूर्वी राष्ट्रों में आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ व्यापार का होना चाहिए। दूसरा, आपको जो लाभ मिले, आप जो लाभ कमाएंगे उस लाभ में हमारा अपना भी हिस्सा होना चाहिए। ये महारानी ने इनके समक्ष दो शर्तें रखी और जिसको कंपनी मान लेती है और 1600 में ये कंपनी भारत में आ जाती है। ऐसा नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पहली कंपनी, नहीं, इससे पहले भी हमारे यहाँ पे पुर्तगाली जैसी कंपनियां आ चुकी हैं। और जो कंपनी का नाम था, इस कंपनी का नाम था वो था मर्चेंट ऑफ नेवी। ये इस कंपनी का नाम था और इसे व्यापारिक उद्देश्यों के लिए यहाँ भेजा गया, अनुमति दी गई थी। और इसे एकाधिकार प्राप्त कर होने के बाद ये कंपनी भारत में शासन करती है, व्यापार करती है। व्यापार के बाद व्यापार करती रहती, लगभग में ये कंपनी हमारे यहाँ भारत में 157 सालों तक ये व्यापार करती है। लेकिन 157 सालों में इन्हें दो बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और वो उपलब्धियां क्या है यहाँ पे, वो उपलब्धियां हैं, एक 1757 प्लासी का युद्ध, दूसरी उपलब्धि 1764 का बक्सर का युद्ध। ये दो उपलब्धियां प्राप्त होने से ही जो कंपनी का मेन उद्देश्य था व्यापार करना, अब कहीं ना कहीं वो व्यापारिक कंपनी एक राजनीतिक कंपनी की ओर अग्रसर होने लगी है। ये दो उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद अब ये बात जब ब्रिटेन में पता पड़ी कि हमारी जो कंपनी गई थी भारत में गई थी, उसका कार्य था व्यापार करना, लेकिन अब वो कौन से कार्यों में आ गई, राजनीतिक कार्यों में आ गई, राजनीतिक कार्यों में लिप्त होने लगी है। तभी इनको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन की संसद द्वारा एक एक्ट भेजा जाता है और वही एक्ट हमारे भारतीय संविधान के विकास का आधार बनता है। ठीक, जिसे अब हम क्रम वाइज पढ़ेंगे वो कौन कौन से एक्ट हैं। ठीक है, अब क्रम वाइज पढ़ेंगे। देखो, हमने बता दिया भारतीय संविधान का विकास, संवैधानिक ढांचा क्या है, आगे बताया था हमने। संवैधानिक ढांचा है वो दो रूपों में बटा हुआ है। पहला ढांचा है 1773 से 1858 तक। ये जो विकास हुआ है हमारे संविधान का वो कंपनी के अधीन हुआ है और ये जो हुआ है विकास वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन हुआ है। इसी में हम पहला एक्ट पढ़ेंगे वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, या इसे नियामक एक्ट भी कहते हैं, नियामक कानून भी कहते हैं। देखो, 1773 का नियामक आयोग या इसे रेगुलेटिंग एक्ट या इसे नियंत्रण कानून भी कहते हैं। 1773 आप लोग केवल वनडे एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे तो इन सभी एक्टों के केवल और केवल प्रावधानों को आपको रट लेना है। बस इतना काम करना है आपको कि ये सारे प्रावधान आपको रट जाने चाहिए। मैं बात करूं अगर प्रावधानों की 1773, तो इसमें क्या है, कोड ऑफ डायरेक्टर की संरचना में सुधार किया। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कोड ऑफ डायरेक्टर। ये कोड ऑफ डायरेक्टर क्या है? कोड ऑफ डायरेक्टर कुछ नहीं है, उसी कंपनी का एक व्यापारिक मंडल है जो कंपनी को रेगुलेट करता था, वही है कोड ऑफ डायरेक्टर। यहाँ पे इसकी संरचना में सुधार ये किया गया है कि यहाँ सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई है। अगला जो सुधार किया गया है वो क्या किया गया है,
बंगाल के गवर्नर, ठीक है, बंगाल के जो गवर्नर था उसे भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया है। जो भारत में या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना है? वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग बना। ठीक, अगर और हम बात करें दूसरा इसका अगला प्रावधान क्या है? जीजी की सहायता की। अब जो गवर्नर जनरल बन गया है भारत का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बन गया, उसकी सहायता के लिए चार सदस्यीय एक पर्सन बना दी गई है। कहने का मतलब गवर्नर जनरल जो बना है वो अब कार्य करेगा, वो किसकी सहायता से करेगा? जो परिषद बनाई गई, 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई, उसकी सहायता से करेगा। और क्या किया गया? मद्रास और बॉम्बे जो हमारी प्रेसिडेंसी थी, उन प्रेसिडेंसियों को लगभग में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन ही कर दिया गया। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ये दोनों प्रेसिडेंसियां अपने स्वतः निर्णय ले सकती है, स्वतः निर्णय ले सकती है किसी भी कार्य के लिए। अगर हम बात करें अगला इसका वो है कलकत्ता में एससी का, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता में एससी का पहली बार सुप्रीम कोर्ट की पहली बार अधिकार मतलब अवधारणा लाई गई। सुप्रीम कोर्ट की पहली बार अवधारणा लाई गई है। केवल अवधारणा, नाम मात्र का सुप्रीम कोर्ट ला दिया है बस। और लेकिन इस कोर्ट को शक्तियां गवर्नर जनरल से अधिक प्राप्त। अगला है कर्मचारियों द्वारा, ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट, कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार, उपहार और रिश्वत, मतलब कर्मचारी कंपनी के कर्मचारी हैं वो तो न तो भारतीयों के साथ निजी व्यापार कर सकते हैं, ना उपहार ले दे सकते हैं, ना रिश्वत ले दे सकते हैं। अब ये आपको पॉइंट जैसे मैंने लिखा है वैसे उतार लेने हैं और इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। हाँ, मैं मानता हूँ थोड़ा डीप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डीप होना जरूरी है क्योंकि कितने लोग तैयारी कर रहे हैं और कब से वैकेंसी नहीं आई है, तो इतना तो पढ़ना आपका बनता है। देख लीजिए, आप कोशिश करिए, आप कोशिश करिए। आगे हम बात कर रहे हैं 1781 का संशोधित है। देखो 1781 मतलब 1773 का जो एक्ट आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा लाई गई है। उस कोर्ट को गवर्नर जनरल से कहीं न कहीं अधिक ताकत दे दी गई है, शक्तियां दे दी गई हैं। अब उसी को कम करने के लिए ये एक्ट लाया गया, मतलब 1773 का एक तरह से संशोधित रूप ही है हमारा 1781 का। अब इसमें क्या किया गया है? देखो एससी की जो अधिकारता है, मतलब एससी का अधिकार क्षेत्र है वो केवल और केवल कलकत्ता तक रहेगा। ठीक है, और अगला जो है इसमें जो संशोधन करके आया है वो ये है कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है वो 4 सदस्य और कंपनी के कर्मचारी हैं उनको या एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, एससी के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। एससी के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। देखो 1773 के तहत ये 1773 के तहत कलकत्ता में एससी की अवधारणा लाई गई है और इसके जो प्रथम सीजे बनाए मतलब चीफ जस्टिस बनाए गए हैं वो एलिजा इम्पे हैं। एलिजा इम्पे इनको बनाया गया। ठीक, ये एलिजा इम्पे हैं। अगला संशोधन क्या किया गया है? राजस्व से संबंधित मामलों की सुनवाई जो 1773 में किसको दे दी गई है? 1773 में एससी को दी गई थी, लेकिन संशोधन करके आया है इसमें राजस्व से संबंधित मामलों की सुनवाई एससी से गवर्नर जनरल की परिषद को दे दिया गया है। ये भी देखो इस वाले एक्ट में अगर हम बात करें तो तीनों पॉइंटों को बड़े अच्छे से आप याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। कोशिश करिए कि आप इन चीजों को नोट करके और इन्हें रोज तैयार करने की कोशिश करें। अगला है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस समय ब्रिटेन के जो पीएम हैं पिट्स, उन्हीं के नाम पर ये एक्ट लाया गया है, उन्हीं के नाम पर एक्ट लाया गया है। इसमें देखो दो प्रकार के बदलाव हुए। एक तो ब्रिटेन में हुआ है
ब्रिटेन में हुआ है, दूसरा भारत में भी हुआ है। भारत तो बदलाव दोनों जगह बदलाव, ब्रिटेन में भी हुआ है और भारत में हुआ है। अब ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में क्या हुआ है, जो कोड ऑफ डायरेक्टर बना था, जो कोड ऑफ डायरेक्टर बना था उसको रेगुलेट करने के लिए या बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नियंत्रण बोर्ड बना दिया गया है। किसको कंट्रोल करने के लिए, सीओडी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन में बीओसी बना दिया गया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना दिया गया। और जो सीओडी है, जो भारत में कंपनी का निदेशक व्यापारिक निदेशक मंडल है, उसको केवल और केवल व्यापार का नियंत्रण सौंप दिया गया है। और जो बीओसी है ब्रिटेन में, उसको राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण के लिए बनाया, सौंप दिया गया। कहने का मतलब बीओसी है उसे राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण दे दिया गया है। अगर हम बात करें का ब्रिटेन और भारत में दो बदलाव हुए, ब्रिटेन वाले हमने देख लिए, कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए बीओसी बना दिया गया। अब भारत में जो बदलाव हुए, भारत में जो बदलाव हुए हैं उनमें देखें 1784 के तहत जीजी की परिषद में, जो गवर्नर जनरल का की परिषद है, उसमें पहले 4 सदस्य थे, लेकिन अब क्या हुआ है, सदस्य 3 और एक राजा की सेना, मतलब जो अंग्रेजों ने जो भारत के रियासतों या राजा रजवाड़े थे वहां पे अपना सेनापति बना के रखा था, राजा की सेना का सेनापति भी किसमें शामिल कर दिया गया, जीजी की परिषद। अगला है इसका ही भारत में बदलाव, अगला बदलाव है जीजी को कॉस्टिंग वोट का, मतलब गवर्नर जनरल को अब यहाँ कॉस्टिंग वोट का मतलब है निर्णायक मत देने का अधिकार दे दिया गया है। ये बदलाव हुआ है हमारे भारत में। अगला हम देख लेंगे एक्ट इसमें 1786 का है। देखो 1786 के एक्ट में क्या प्रावधान थे और इसका मकसद क्या है। 1786 के एक्ट का मकसद देखो, इसमें क्या हुआ है, कॉर्नवालिस, इसका मकसद है कि एक व्यक्ति है ब्रिटेन में, कॉर्नवालिस अच्छा खासा अनुभवी है राजनीतिक चीजों में। देखो कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाना इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य है। अब कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल बनने से पहले 2 शर्तें रखी हैं ब्रिटिश सरकार के साथ। वो पहली शर्त क्या है कि हम गवर्नर जनरल तो बनेंगे ही भारत में जाकर, लेकिन गवर्नर जनरल के साथ साथ हम कमांडर इन चीफ की पोजीशन भी हम ही संभालेंगे। तो अभी हमने पढ़ा था कि 3 सदस्य, देखो अभी हमने ये पढ़ा था, ये बात 3 सदस्य प्लस राजा की सेना का सेनापति, ये पढ़ा था। इसकी पोजीशन भी अब कॉर्नवालिस कह रहा है मुझे चाहिए, यहाँ पे कह रहा है कि हम गवर्नर जनरल तो बनेंगे भारत में, लेकिन कमांडर इन चीफ की पोजीशन भी हमारे पास ही रहेगी। दूसरी शर्त इसने क्या रखी है ब्रिटिश सरकार के समक्ष, विशेष मामलों में उसे काउंसिल के खिलाफ फैसला लेने का अधिकार है। देखो मैंने पहले ही बता दिया था, गवर्नर जनरल है वह जो 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी 1773 में उसकी सहायता के लिए, उसी के अकॉर्डिंग कार्य करेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कॉर्नवालिस, नहीं मैं स्वतंत्र कार्य करूंगा, विशेष मामलों से काउंसिल के खिलाफ फैसला लेने का भी अधिकार होगा। ये देखो हमारा 1786 का एक्ट है, इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने से काम नहीं चलेगा। मैं सबसे कह रहा हूँ मेरे पुलिस के भाभी नौजवानों कि आपको अगर कुछ करना है तो इतना तो करना पड़ेगा, थोड़ा डीप लगेगा, लेकिन आप इससे डरना नहीं, आप हमारे साथ हैं तो कोशिश करिए कि इसको हम रोज का रोज तैयार करते चलें। अगला देखो 1793 का चार्टर है, 1793 का चार्टर है। देखो चार्टर से कहीं ना कहीं मतलब है कि कंपनी का अब तक कंपनी किस तरह से कार्य कर रही है। अब वो कंपनी को जो कार्य दिए जाएंगे वो 20 सालों के लिए दिए जाएंगे, या कंपनी जो कार्य करेगी उसके पहले ही 20 सालों के नियम कानून बना दिए जाएंगे ब्रिटिश संसद द्वारा, इसीलिए इसको चार्टर नाम दिया गया है। 1793 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों की बात करें, बड़े आसानी से आप लोग कर सकते हैं, चाहे तो बहुत इजीली से बना सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। देखो
कॉर्नवालिस को दी गई छूट, शक्ति का विस्तार, मतलब इसमें ये कहा जा रहा है इसके प्रावधान में कॉर्नवालिस ने जो अपने लिए शक्ति और छूट का विस्तार छूट मांगी थी, वो जो आने वाले गवर्नर जनरल हैं और प्रांतों के भी जो गवर्नर हैं उन सभी को वो शक्ति प्रदान की है। मतलब कॉर्नवालिस ने अपने लिए जो शक्ति मांगी थी कि नहीं मैं स्वतंत्रता करना चाहते हैं, और वो शक्तियां अब आने वाले हर गवर्नर के लिए लागू कर दी गई इस एक्ट में। दूसरा प्रावधान इसका क्या है 1793 का, बीओसी के खर्चे भारतीय राजस्व से, देखो बीओसी कहां बना है, मैंने अभी बताया था कि दो प्रकार के बदलाव हुए पीछे, देखो ये देखो हमने 1784 का पेचिटिया एक्ट बताया था, तो वहां पे बताया था कि दो प्रकार के बदलाव, एक तो ब्रिटेन में और एक भारत में। तो ये बीओसी कहां बन गया, ब्रिटेन में बना हुआ है, ये ब्रिटेन में बना। अब देखो ब्रिटेन में बना है लेकिन इसका खर्चा कहां से किया जाएगा, भारत के राजस्व से दिया जाएगा। ये देखो भारतीय राजस्व से देने की बात कर रहे हैं। अगला कमांडर इन चीफ के परिषद के सदस्य होने की अनिवार्य, मतलब जो कमांडर इन चीफ है परिषद का सदस्य होता है उसकी, अब मतलब कमांडर इन चीफ भारत में नहीं बनेगा, उसकी परिषद सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाए, परिषद का सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाए। अगला हम बात करें 1813 का चार्टर, 1813 का चार्टर। देखो मैंने बताया 1700 अभी 93 था, 93 था और अब ये 1813, मतलब 20 साल बीत चुके हैं ना कहीं 20 साल के लिए कानून बनाया गया होगा 93 में, 1813 में पूरा हो रहा होगा। तो अगला प्रावधान है, अगले प्रावधान की अगर हम बात करें तो वो 17 एक्ट है वो 1813 का। इस एक्ट में जो प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में हम समझते हैं। आपको बस जैसा मैंने लिखा है वैसा ही लिख लेना है और कुछ नहीं करना है और इनको वैसे ही रट लेना है, ठीक। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार भारत से खत्म कर दिया गया, मतलब चाय के साथ भारत में और चीन के साथ ये क्या करते थे, अफीम का व्यापार करते थे चीन के साथ। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। इसमें अगला प्रावधान किया गया वो किया गया है स्थानीय सरकारों को टैक्स वसूलने का अधिकार। देखो ये अंग्रेज है ना, बड़े चालाक हैं, वो जानते हैं कि हम सीधे सीधे भारतीयों से टैक्स वसूलेंगे तो कहीं ना कहीं जो भारत की जनता है वो भड़क जाएगी हम पे। तो उन्होंने क्या किया कि स्थानीय जो क्षेत्र विशेष होते हैं वहां पे टैक्स लेने का अधिकार हम भारतीयों को ही दे दिया, ठीक। अगला जो मिशनरी क्या है, ये ब्रिटेन के ही एक टाइप के अगर माने तो संत हैं जो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत में ब्रिटेन से भारत में अनुमति ले चुके हैं। कहने का मतलब अब जो मिशनरियों को भी वो भेज रहे हैं, कह रहे हैं जाइए और इंडिया में आप ईसाई धर्म का जितना प्रचार प्रसार कर सकते हैं आप करिए, उनको भी अनुमति दे दी गई है। और अगला सबसे इम्पोर्टेंट जो बात हम करते हैं प्रावधान की 1813 की, वो है भारतीय साहित्य और शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान, मतलब पहली बार भारतीय साहित्य और शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की है। ये हमारे एक्ट हैं। एक बार अगर हम बात करें तो उनको शॉर्ट में समझ लें आसानी से, ठीक। देखो मैंने बताया भारतीय संविधान का विकास, अगर हम विकास की बात करें तो वो 2 चरणों में हुआ है, ढांचे के रूप में देखें तो 2 चरणों में हुआ है। पहला किसके अधीन, कंपनी के अधीन हुआ है। दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अधीन हुआ है, ब्रिटिश क्राउन के अधीन। इसमें से पहला हमने क्या पढ़ा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा है, जिसमें हमने कुछ
बिंदुवार बात की है, जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का बन जाना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का बन जाना, और जो सीओडी है उसकी उसके पर सदस्यों की संख्या बढ़ा देना, मतलब संरचना में सुधार कर देना। और इसका तीसरा प्रावधान क्या रहेगा, रिश्वत, उपहार। उपहार, एक कंपनी के अधिकारी है ना, रिश्वत ले रहे हैं या दे रहे हैं, उपहार ले रहे हैं या दे रहे हैं भारतीयों को, उपहार, रिश्वत, रिश्वत, ठीक। तो इन सुप्रीम कोर्ट के उदाहरण है, कोड को की संरचना में सुधार कर दिया, इन और उपहार और रिश्वत को खत्म कर दिया गया। ये 1773 का प्रावधान है। मतलब दो दो तीन तीन अगर भी आप पॉइंट पढ़ेंगे, याद करेंगे तो बड़े आसानी से आप इनको याद कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट को क्या कर दिया गया है, अधिक ताकतवर बना दिया गया है। और वही 1781 का संशोधित एक्ट आया है, उसमें क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट को कमजोर किया गया है। और जो हमारा जीजी है, कहीं ना कहीं जीजी को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, अधिक शक्ति प्रदान की गई है। उसके बाद आपका जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, उसमें कॉर्नवालिस ने अपने लिए कुछ कहा, ठीक है। और 1786 का एक्ट है, 1786 का एक्ट है, उसमें भी हमने देखा। अगला था हमारा 1793 का एक्ट, 1793 का। अब ये चार्टर एक्ट है जो कंपनी के 20 सालों के लिए, आगामी 20 सालों के लिए कानून बनाकर कार्य कराना चाहता है। और 1813 का जो चार्टर एक्ट है, ठीक है, इसको हमने पढ़ा। 1813 के चार्टर एक्ट के कुछ बिंदुओं को हमें याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है, जिसमें टैक्स वसूलने का अधिकार स्थानीय सरकार को दे दिया गया है, टैक्स वसूलने का अधिकार स्थानीय सरकार को दे दिया गया है। भारतीयों के लिए पहली बार शिक्षा पर 1 लाख की व्यवस्था की गई है, 1 लाख की व्यवस्था की गई है शिक्षा के लिए। और इसमें जो कंपनी है वो चाय और चीन के साथ ही अपने व्यापारिक एकाधिकार रखेगी, बाद बाकी के एकाधिकार कंपनी के सब खत्म कर दिए गए हैं, एकाधिकार बाद बाकी सब खत्म कर दिए गए हैं। तो देखो आज ये हमारा पहला लेक्चर है। अगर इसमें कुछ गलतियां नहीं हो तो उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और आप सभी लोगों से इस बात की रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है, जरूर करें। और सब्सक्राइब करना तो फिर भूलें ना। यही हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप, अगर हम आपके बारे में थोड़ा सोचेंगे तो आप भी हमारे बारे में सोचिए। देखो मैं एक बार बता दूं कि ये हमारा कैमरे के सामने पहला वीडियो, तो थोड़ा हेजिटेशन भी रही होगी, तो उसके लिए आप परेशान हो, लेकिन कंटेंट के मामले में हम आपको बता दें कि बेस्ट रहेगा। जितने हमने पॉइंट दिए हैं आपको, आप उतने ही फैक्टों को रटते चलिए। मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपका पुलिस 100% निकलेगा। और आपको एक बात बता दूं कि हमारे यहाँ एक ये इसी कंटेंट को जो एटा के आसपास के बच्चे हैं वो हमारी कोचिंग पर ऑफलाइन में 1 बजे जीडी के लिए जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो जीडी के लिए मतलब ग्रुप डिस्कशन के लिए आप आ सकते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा आपसे। आप 1 घंटे बैठ के हमारे जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनके साथ ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। उसमें हम हेड रहेंगे, जो इधर से भी क्वेश्चन करेंगे और इधर से भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल, ओके बाय।